सोमू, किस तरह से मतदान चल रहा है अभी वहां पर? सुबह आपसे बात हुई तो आपने बताया था कि काफी उत्साह मतदाताओं में है, और जो आंकड़े आए हैं चुनाव आयोग की ओर से वो भी काफी उत्साहवर्धक हैं। 25% मतदान करीब 11 बजे तक हो चुका था, तो इस लिहाज से देखें तो क्या चल रहा है वहां पर अभी? जी देखिए, 11 बजे तक का आंकड़ा तो आपने बताया कि 25% का था। उसके बाद के आंकड़े अभी आने शेष हैं। 1 बजे का आंकड़ा आपसे थोड़ी ही देर के बाद आ जाएगा। अभी ये दिख रहा है कि लोग धीरे धीरे कम लोग आ रहे हैं। इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं और वो जो बूथ है वहां पर जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये उदयपुर शहर की एक विधानसभा सीट का एक बूथ है जहां पर अभी कोई ऐसी बड़ी कतार नहीं है। हाँ, लेकिन लोगों का आना लगातार जारी है, लोग आ रहे हैं, कोई बड़ी कतार नहीं है। ये है कि फिर हो सकता है कि 3 बजे 4 बजे के बाद, क्योंकि वोटिंग का समय 6 से वैसी कतारें हमें देखने को मिले। अगर जिलावार हम आंकड़े की बात करें तो उदयपुर जो जिला है उसमें इस वक्त सबसे कम वोटिंग हुई है। सिर्फ 21% वोटिंग हुई है। तो ये उम्मीद हालांकि लोगों को है कि जब थोड़े दोपहर के बाद का वक्त होगा, लोग अपने कामों से थोड़े मुक्त होंगे, तो फिर वो यहाँ आएंगे, वोटिंग सेंटर्स पे आएंगे जैसे सुबह आए थे, और फिर वो वोटिंग करेंगे यहाँ पर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों ने वोट। आंटी, आपने वोट कर दिया? हाँ, कर दिया। क्या ध्यान में रखकर वोट किया आप? अपने देश को ध्यान में रख। क्या मुद्दे हैं आपके लिए महिलाओं से जुड़े हुए? महिलाओं को अपना अधिकार मिलना चाहिए जी। और वोट तो देना ही चाहिए सबको। आपके घर में सबने वोट कर दिया? हाँ, सबने कर दिया। तो लोग इस वक्त अभी धीरे धीरे आ रहे हैं और यहाँ वोट कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ी कतार तो वोट कर दिया है। आपने पहले वोट किया था इससे, या फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? फर्स्ट टाइम वोटर हैं। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप। क्या सोच के वोट किया आपने? कि जो हमारे शहर के लिए, राज्य के लिए अच्छा काम करेगा उसको ही हम चुने। जी। आपके लिए क्या मुद्दे हैं? आप युवा हैं, आपके लिए क्या मुद्दे हैं? सबसे पहले तो पढ़ाई। पढ़ाई के लिए जो अच्छा काम करेगा, सिस्टम जो कदम उठाएगा वही। तो ये कुछ लोगों ने वोट किया है, कुछ लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। हम कुछ और वोटर्स से बात करने की बात करेंगे। आपने पहली बार वोट किया, इससे पहले वोट किया था? नहीं, पहली बार वोट पहली बार वोट किया। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया आपने? कि शहर में सुधार हो, स्वच्छता और बढ़े जो अभी स्वच्छता नहीं है, जी। और डेवलपमेंट हो, सिटी क्लीन हो। आंटी, आपने क्या सोचकर वोट किया है? बस सबका विकास हो और अच्छा कार्य करे हमारे उदयपुर में। उदयपुर में स्वच्छता का जो मुद्दा है वो लगातार हमने सुना। कई वोटर्स से जब हमने बात की तो वो कह रहे थे कि उदयपुर पर्यटकों के लिए बहुत लुभाता है वो शहर, लेकिन स्वच्छता उस स्तर की नहीं है, तो वो चीजें ठीक होनी चाहिए। और यही कमोबेश हमें जब हम मतदान केंद्र पे वोटरों से बात कर रहे हैं तो वो भी यही बात कह रहे हैं। बिल्कुल सोमू, और स्वच्छता एक ऐसा मुद्दा है जो राजस्थान में अलग अलग शहरों में भी एक बड़ा मुद्दा बन करके उभरा है, और लोगों की चिंता इसको लेकर के है, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। बहरहाल, आपका शुक्रिया हम तक ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। और आज जो मतदान हो रहा है इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुनील कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक, वो जुड़ गए हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। मतदान की जो रफ्तार है, आपसे सुबह भी हमारी बात हो रही थी एनडीटीवी राजस्थान के ऊपर, और ये उम्मीद आप भी जता रहे थे कि मतदान का जो आंकड़ा है वो 2018 की तुलना में उम्मीद है इस बार की ज़्यादा हो, और अभी तक का रुझान भी करीब करीब वही दिखा रहा है। बिल्कुल अखिलेश जी, और मुझे लगता है कि राजस्थान के जो वोटर्स हैं किस उत्साह के साथ वोट डाल रहे हैं। सत्ता परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, या दोबारा बीजेपी की वापसी चाहते हैं, ये मुझे लगता है कि रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन ये मैं सुन रहा था, जो आपके संवाददाता तमाम वोटर्स को पूछ रहे थे, फ्री की स्कीम किसी वोटर ने बात नहीं की। फ्री की स्कीम के बिल्कुल। बारे में कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। निश्चित तौर से जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्वच्छता का मुद्दा हो या अन्य जो मुद्दे, विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं, ये मुझे तो निश्चित तौर से उनकी समझ में आ रहा होगा कि जो रेवड़ी बांटने का जो प्रचलन आप लोगों ने शुरू किया है, वो जनता भी उसको दूर जाना चाहती है। जनता भी उसको बहुत अच्छे से समझना नहीं चाहती। कुछ वोटर्स होते होंगे निश्चित तौर से, लेकिन जहां चर्चा आपके संवाददाता ने की, निश्चित तौर से कह सकते हैं कि यही वोटर चाहते हैं, जिसको ईमानदारी से राजनीतिक दल समझे तो एक दूरगामी संदेश जा सकता है। दूसरी बात, आप देखेंगे तमाम चुनावों में, मैं भी देखता आ रहा हूं कि जातिगत पे आकर के, धर्म के बात पर, क्षेत्रवाद के टॉपिक पे आकर के, मुद्दे पर आकर के टिक जाता है चुनाव।
चाहे विकास के मुद्दों से शुरू की जाए बात, चाहे फ्री की रेवड़ी की बात की जाए। लेकिन जहां तक प्रत्याशियों को टिकट देने की बात है, तो आप देखेंगे कि जातिगत समीकरण दोनों राजनीतिक पार्टियों ने देखे हैं। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या दलितों की वोट देने की बात आए तो दोनों ने लगभग 34-34 टिकटें दी हैं। या जाट की बात आए तो बीजेपी ने 33 और कांग्रेस ने 36 दिया है। आदिवासी समुदाय की चर्चा बात करेंगे हम, तो 30 बीजेपी ने किया है और 33 बीजेपी कांग्रेस ने किया है। राजपूत में जरूर अग्रणी बीजेपी रही है कि उन्होंने 25 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं और कांग्रेस ने 17 पे उतारे हैं। और गुर्जर पर बीजेपी ने 10 और कांग्रेस ने 11। तो आप देखेंगे ये जो आंकड़े बताते हैं कि राजनीतिक दल कितनी भी लंबी बात कर लें, कितनी भी बड़ी बात कर लें, लेकिन आकर के वहीं टिकेंगे जो जाति समीकरण उनको जिताने का जो एक फॉर्मूला उनके पास है, उसको ही वो लागू करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जातिगत से सुनील जी, ऊपर ये उठना जो भी नहीं आपने भी चाहते। बात बताई उदयपुर में, जो हमारे सहयोगी बात कर रहे थे वहां पर एक तस्वीर जो थी वो ये भी दिखाई दी कि जो अधिकांश संख्या थी वहां पर वो महिला मतदाताओं की थी। वहां पर पुरुष मतदाता उतनी ज्यादा संख्या में नहीं दिखाई दे रहे थे, और जिनसे इंटरव्यू भी किए वो सारे महिला मतदाता थी, या फिर जो युवतियां पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही वो हैं। तो ऐसे में जो महिलाओं का उत्साह है, ये अपने आप में क्या इंडिकेशन दे रहा है? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक वोट दिया था। नहीं, बिल्कुल। और आप देखेंगे ना, अभी चर्चा हम करें छत्तीसगढ़ के पहले पहले फेज की बात करेंगे, जहां 20 सीटों पर चुनाव हुआ था, वहां भी महिला बहुत अग्रणी भूमिका में वोट डालने के लिए निकली थी। तो निश्चित तौर से जब महिलाएं निकलती हैं, आधी आबादी जब बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए निकलती है, तो उसका एक अलग संदेश जाता है। निश्चित तौर से जो भी महिलाओं के लिए योजनाएं दोनों पार्टियों ने निकालनी है, अब कौन सी पार्टी से कौन महिला प्रभावित है ये तो मुझे लगता है रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन जहां 10,000 प्रतिवर्ष की बात रही हो, चाहे रोजगार देने की बात रही हो, चाहे महिलाओं को आवास देने की बात रही हो, निश्चित तौर से मुझे लगता है कि महिला आकर्षित होगी। और महिलाओं को आप देखिए ना, रसोई का खर्चा चलाने के लिए महिलाएं ही बड़ा निश्चित तौर से डिपेंड रहती हैं, किस तरीके से उनको मैनेज करना होता है। तो महिलाएं आज निकल रही हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात अखिलेश जी, मैंने अभी भी कहा था कि कोई भी महिलाएं फ्री की रेवड़ी की बात नहीं कर रही इसमें, वो भी विकास की बात कर रही है। तो निश्चित तौर से इस बात को अखिलेश जी मानिए कि जो भी रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर को, निश्चित तौर से मुझे लगता है कि उसमें महिलाओं की भूमिका अहम दिखाई देगी। बिल्कुल। हमारे साथ प्रोफेसर मनोज दीक्षित भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। प्रोफेसर दीक्षित, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। अच्छा, वो बताया गया कि थोड़ी देर में फिर से हमारे साथ आएंगे। लेकिन सुनील जी, यही जो बात आप रेवड़ी की कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक प्रोफाइल भी आपको देखनी होगी, क्योंकि हमारी जो हम बात अभी तक देख रहे थे वो उदयपुर में है, शहरी इलाका है, और वहाँ पर मध्यम वर्ग के लोग आते हैं, मिडिल क्लास के लोग आते हैं। ये उनको सीधा फायदा उतना शायद उससे ना हो रेवड़ी से, लेकिन जो टारगेटेड है वोटर्स वो हैं गांव के, जिनके लिए इन तमाम योजनाओं का ऐलान किया गया है। और इसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों ही एक दूसरे से पीछे नहीं है, दोनों ने ही घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। और कुछ देर पहले ये भी बात हमारी आपकी हो रही थी कि किस तरह से जो आर्थिक परिस्थिति है राजस्थान की, क्या वो इस बात की अनुमति देती है कि इस तरह की लोक लुभावन घोषणाएं की जाएं, क्योंकि पहले ही राज्य सरकार के ऊपर, खजाने के ऊपर काफ़ी बड़ा बोझ है। नहीं, देखो अखिलेश जी, ये तो मुझे लगता है कि वोटर्स की समझ में बहुत अच्छे से आ गया है कि जो चुनाव के समय पर वायदे किए जाते हैं वो निश्चित तौर से मुझे लगता है धोखा देने वाले वायदे होते हैं। क्योंकि तमाम चुनावों की, तमाम राज्यों की आप समीक्षा करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जो घोषणा पत्र जारी राजनीतिक दल करते हैं वो उसको पूरा कर पाते होंगे। और ये वोटर बहुत अच्छे से इस बात को भी समझ रहा है कि कोई अलग से बजट नहीं होता उसके लिए, हमारा पैसा हमको देते हैं। अब स्कीम का नाम बदल दें या दूसरे तरीके हो सकते हैं, लेकिन वोटर वास्तव में इससे प्रभावित होता है कि नहीं होता है। मैंने सुबह भी कहा था कि 2013 में इतनी बम्पर जीत बीजेपी की, जहां निश्चित 199 की सीटों की हम बात करेंगे तो उसमें से आप देखेंगे कि 163 सीटें बहुत मायने रखती हैं, और 163 सीटों से सीधा 73 पे लाके बीजेपी को खड़ा किया था। तो ये मैं मान के चलता हूं कि जो वोटर था राजस्थान का, वो उनकी नीतियों से, उनके वायदों से संतुष्ट नहीं हो पाया, इसलिए सारे राजनीतिक समीकरण वहां बदले। का कांग्रेस 21 सीटें जहां 2013 मिली थी, उसको 99 सीटें इसीलिए मिली। हो सकता है कांग्रेस से अपेक्षाएं रही हों, लेकिन अब 2013 से दो और पहले की बात करेंगे, 2008 की बात करेंगे, तो जो गहलोत जी है, गहलोत जी की सरकार से इतना असंतुष्ट राजस्थान के लोग थे कि बीजेपी को 2013 में बम्पर बम्पर जीत दिलाई। तो ये फॉर्मूला जो राजस्थान का है, मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों से जनता वहां संतुष्ट नहीं हो पा रही है। लेकिन हाँ, एक जो जो चुनाव के समय पे जो वायदे करती है,
एक ऐसा तबका होता है जो उनसे प्रभावित होता है। जैसे अब बात करेंगे कि बीजेपी ने बड़ा अभियान चलाया कि पहला वोट होगा वो बीजेपी के लिए होगा, जो पहली बार वोटर डालेगा, यूथ का पहला वोटर है वो बीजेपी के लिए जाएगा। कांग्रेस ने इस अभियान को नहीं बना पाया, बीजेपी का बहुत अभियान चला था। तो एक ऐसा वोटर्स होता है निश्चित तौर से, बिल्कुल। जो जब राजनीति से जुड़े हुए बड़े प्रोधा जब बात करते हैं रैलियों में, तो निश्चित तौर से 5 से 7% ऐसा वोटर है जो उनकी बातों में आ जाता है कि हाँ, हो जी सकता सुनील है जी। इस बार राजनीतिक दल जो वायदे कर रहे हैं वो पूरा कर पाए। जी, सवाल यही है कि क्या पिछली बार का रिकॉर्ड जनता तोड़ेगी? पिछली बार भी वहां पर रिकॉर्ड मतदान हुआ था। हमारे साथ खास विशेषज्ञ हमारे सुनील कौशिक जी बने हुए हैं। सुनील जी, एक जो बात ये भी सामने आ रही है, राज रहेगा या फिर रिवाज रहेगा, ये राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, इसको लेकर के क्या सोच है? ये जो 5 साल में मोह भंग हो जाता है जनता का, इसके पीछे क्या कारण है? लगातार इतने साल से हम देख रहे हैं कि हर 5 साल में जो है रोटी पलट दी जाती है। लेकिन अखिलेश जी, जहां तक मुझे लगता है 2 या 3 दशक की आप समीक्षा राजस्थान में करेंगे, तो पहली बार मैंने ऐसा देखा कि सत्ता पक्ष ही विपक्ष की भूमिका निभा रहा था। आधे ऐसे लोग थे जो निश्चित तौर से बीजेपी को उन मुद्दों को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और वो थे सचिन पायलट के रूप में बड़े नेता कांग्रेस के थे, जो कांग्रेस को हर समय घेरे रखा। कांग्रेस के तमाम कार्यकलाप पर उन्होंने सवाल खड़े किए। तमाम ऐसे वायदे थे जो उन्होंने बार बार याद दिलाने का प्रयास, मुझे लगता है, अपनी सरकार को किया। तो ऐसा पहली बार मुझे लगता है देखने को मिला है कि सत्ता पक्ष में से आधी टुकड़ी कहें या कुछ ऐसे नेता कहें जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हों, और ये जनता के बीच जाकर के, ऐसा नहीं, कभी कभार हमने देखा होगा कि जो नेता नाराज होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इशारा करते हैं कि हम नाराज हैं। लेकिन एक ऐसा नेता जिसने जाकर के सड़कों पर रैलियों के माध्यम से जनता के बीच रह करके या सरकार को घेरा हो और वो सवाल खड़े किए हो, जो भूमिका बीजेपी की बनती थी, बीजेपी को सवाल खड़े करने चाहिए थे। तो अब ऐसा निर्णय होगा, क्या वास्तव में जो गुर्जर समाज है वो इस बात के लिए कांग्रेस को माफ कर पाएगा? क्योंकि पिछला, यदि हम 2018 की बात करेंगे, तो बीजेपी सरकार के खिलाफ सचिन पायलट को मैंने सड़कों पर उतर कर देखा। सचिन पायलट को सरकार के खिलाफ मैंने उस समय भी उतरते देखा था, तमाम मुद्दों पर घिरते हुए देखा था। तब गहलोत जी मुझे नहीं लगता सड़कों पर कहीं दिखाई देते थे या बड़ी रैली में कहीं उनका जिक्र होता था। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई, तो वो समाज नहीं भूल सकता कि वो समाज जो हमेशा बीजेपी के साथ खड़ा रहा हो, जिसने सचिन पायलट के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहा था, और उस समाज ने 2018 में खुल के कांग्रेस को वोट दिया। तो एक ऐसा मुझे लगता है तबका क्या निश्चित तौर से अब भी नाराज है, या सचिन पायलट उसको मनाने में कामयाब हुए, या सचिन जी, पायलट गहलोत जो कह रहे हैं वो दोबारा भरोसा वो समाज करेगा कि नहीं करेगा, ये मुझे लगता है कि 3 दिसंबर के नतीजे बताएंगे। लेकिन निश्चित तौर से आप देखेंगे कि गहलोत जी ने कभी भी सोशल मीडिया के माध्यम से सचिन पायलट के बारे में जिक्र नहीं किया। कल जरूर एक उन्होंने सोशल मीडिया पे जिक्र किया है वोटों की अपील के लिए, वो भी राहुल गांधी के साथ उनका फोटो दिखा, खुद के साथ नहीं दिखाया। ये संकेत गहलोत जी क्या देना चाह रहे थे? क्या उन संकेत को राजस्थान की जनता समझ पाएगी कि नहीं समझ पाएगी, या अभी भी सचिन पायलट उसी भूमिका में रहेंगे कि यदि मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो क्या कांग्रेस एक बार टूटेगी? ये तमाम सवाल ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है 3 दिसंबर के बाद क्लियर हो पाएंगे। और एक ये भी बात है सुनील जी की, अशोक गहलोत जी कहते हैं कि वो तो कुर्सी छोड़ना चाहते हैं मुख्यमंत्री पद की, लेकिन कुर्सी जो है वो उन्हें नहीं छोड़ती है। और यही कारण है कि पिछले 5-6 महीने में, जो आप जिक्र भी कर रहे हो उस बात का कि सचिन पायलट कहीं दिखाई नहीं दिए, इन महीनों में पूरा फोकस जो कांग्रेस पार्टी का था वो अशोक गहलोत के ऊपर रहा। और अशोक गहलोत ने पिछले 5 साल में 2 लड़ाइयाँ एक तरह से जीती, एक तो सचिन पायलट के खिलाफ और दूसरी पार्टी आलाकमान के खिलाफ, क्योंकि उन्हें तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की कोशिश भी हो रही थी, वो उससे पीछे हो गए। तो इस तरह से वो भी ये जानते हैं कि ये शायद उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है, या कहे कि आखिरी मौका है राजस्थान की राजनीति में उनकी जो अपनी छाप है, अपनी एक विरासत को पीछे छोड़कर जाने के लिए। और वो ये भी जानते हैं कि उनके बाद सचिन पायलट जो है वो एक तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता होंगे, तो क्या वो उनके रास्ते में अब कांटे बिछा करके जाना चाहते हैं, या फिर ये लगता है कि नहीं, दोनों मिलकर के कुछ ना कुछ एक रास्ता निकाल सकते हैं? नहीं, देखिए, वास्तव में यदि हम लोग बारीकी से पत्रकार की नजरों से देखेंगे, तो मुझे नहीं देखा कि जो खाई राष्ट्रीय नेतृत्व पाटना चाहता था वो पट पाई है। क्योंकि कभी ऐसा नहीं देखा गया कि उन्होंने मिलजुल करके टिकटों के वितरण में भूमिका निभाई हो। और राष्ट्रीय नेतृत्व को पता है कि जब दोनों के बीच के समझौते के लिए जब लोग पहुंचे थे, तो किस तरीके से
गहलोत समर्थक विधायकों ने हस्तांतर करने से मना कर दिया था, मिलने से मना कर दिया था। ये राष्ट्रीय नेतृत्व भी उस समय समझता है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी किस तरीके से जाते जाते उनसे रह गई थी, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री का पद मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये सारी चीजें राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने है और राजस्थान की जनता के सामने है, और एक उम्र का तकाजा होता है, एक उम्र होती है। आप कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, राजस्थान की जनता भी चाहती थी कि कोई एक युवा चेहरा निकल करके आए जो निश्चित तौर से कांग्रेस का नेतृत्व करे। लेकिन इस बात का तो जो आपने एक थोड़ा सा इशारे में कह दिया कि इतना आसान सचिन पायलट के लिए नहीं होगा, यदि गहलोत जी जाएंगे तो क्या कुछ ऐसा ऐसा सिस्टम बना के जाएंगे, क्या फिर भी उनके इशारों पर राजस्थान की सत्ता चले, या जी। सचिन पायलट उनकी बातों को मानने के लिए मजबूर हों, या जिस तरीके से सत्ता वो चलाते आए हैं, तमाम राजनीतिक दलों में उनकी पैठ है, उसका प्रभाव यदि पुनः कांग्रेस सत्ता में आती है और सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मुक्त नहीं हो पाएंगे। शुक्रिया आपका सुनील जी इस तमाम चर्चा के लिए।